अगर फ्रीडम फाइटर के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों को मिलेगा? कि ये जो शेख हसीना है, ये अपनी पावर का यूज करके जब भी जीत के आती हैं अपने वोटरों को एडवांटेज देती हैं। इस मोहम्मद यूनिस को इसी पद्मा रिवर में डुबाना चाहिए। जब मरने लगे तो उसको बाहर निकालो और फिर वहीं डुबाओ। जो हिंदू कम्युनिटी है, जो अवामी पार्टी को सपोर्ट करती थी, उनका कत्लेआम करना शुरू किया गया। जोनो और बीएनपी के शांति ते तख्त दीबोना यूएस की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल थी जो कि मोहम्मद यूनिस के रिगार्डिंग में थी। वो दोनों फाइल जो थी वो विकीलीक्स के थ्रू लीक हो गई थी। ये जो शेख हसीना है, इन्होंने बहुत ज्यादा मारकाट करी है, इनको माफी मांगनी होगी। बीएनपी पार्टी जो है उसको फेडरल कोर्ट ऑफ कनाडा ने आतंकियों की कैटेगरी में डाला है। इन्हीं 3 नाम की वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा। यहां तक कि हेलीकॉप्टर से फायरिंग भी करी गई। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बांग्लादेश की पूरी स्टोरी, मतलब शुरू से लेके अब तक बांग्लादेश ने क्या क्या झेला है, बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश कैसे बना, एंड बांग्लादेश के अंदर कितनी सारी पार्टियों ने क्या क्या किया है अब तक, वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है नीतीश राजपूत ने अपनी वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बांग्लादेश में होने वाली हर एक घटना के बारे में पता चलेगा। आपको हर एक छोटी छोटी माइन्यूट सी भी डिटेल जो है, जो कि आप नहीं जानते होंगे। अब तक आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, बट इस वीडियो के अंदर आपको छोटी छोटी डिटेल्स के साथ आपको पूरी स्टोरी समझाई गई है। एंड इस वीडियो के अंदर आपको ये भी पता चलेगा कि अब तक जो बांग्लादेश में हो रहा था वो पहले भी हो चुका है, एंड कितनी बार उस चीज़ को करा गया है, एंड किन किन लोगों ने करा है, एंड आज के टाइम पे बांग्लादेश किस तरह से चल रहा है। वीडियो को इन तक देखना, ध्यान से देखना, एंड सारे डिटेल्स आप समझने की कोशिश करना। सारे लोग कह रहे थे दैट ऐसी एक घटना इंडिया के अंदर भी होनी चाहिए, तो वो किस तरह से होगी या फिर वो किस तरह से सफल नहीं हो सकती कभी इंडिया के अंदर। सारी चीज़ें भी इस वीडियो में एक्सप्लेन करी गई है कि इंडिया में ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता है। इसका भी एक्सप्लेनेशन जो है वो नीतीश राजपूत ने इस वीडियो के अंदर दिया है। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे टाइटल उन्होंने रखा है बांग्लादेश क्राइसिस एक्सप्लेन। चैनल पे पहली बार आए हैं एंड आपको अवेयरनेस वाली वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आपको ब्लंट ओपिनियन एंड अनबायस्ड ओपिनियन सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस लेके आती हूँ इस चैनल पे। सो चलो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन एंड देखते हैं कि नीतीश राजपूत हमें किस तरह से पूरा बांग्लादेश की कहानी सुनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज का जो बांग्लादेश है वो पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। पहले बांग्लादेश नाम की कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करती थी। पाकिस्तान तब 2 हिस्सों में एग्जिस्ट करता था, एक ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा वेस्ट पाकिस्तान। और उस टाइम पे क्या था कि जो वेस्ट पाकिस्तान का पंजाब और सिंध वाला जो रीजन था, वहां के जो लीडर्स थे उनकी डोमिनेंस बहुत ज्यादा थी पाकिस्तान के अंदर, और आज भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी। और ईस्ट पाकिस्तान जो था उस टाइम पे, वहां पे बंगाली मुस्लिम्स जो थे उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, और वेस्ट पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को थोड़ा अलग ट्रीट करती थी, डिस्क्रिमिनेशन करती थी उनके साथ। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये थी कि जो ईस्ट पाकिस्तान था वहां की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा थी वेस्ट पाकिस्तान के कंपैरेटिवली। तो जो पाकिस्तान नेशनल असेंबली थी उसके अंदर ईस्ट पाकिस्तान की जो सीटें थी वो भी ज्यादा थी, और इसी वजह से ईयर 1970 में जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए उसमें ईस्ट पाकिस्तान के एक फेमस लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। ये जो अभी शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के गई है, ये इनके फादर थे। तो ये जो थे वो उस टाइम पे इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद भी वेस्ट पाकिस्तान की जो लीडरशिप थी वो इनको पीएम मानने से मना कर देती है। अब जब शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान का पीएम नहीं बनने दिया जाता है, वो कहते हैं कि मैं तो इलेक्शन जीत गया हूं, उसके बाद भी मुझे नहीं पीएम बनने दिया जा रहा है, तो इस चीज को लेकर वो गुस्सा हो जाते हैं और इंडिया के सपोर्ट के साथ मुक्ति बानी एक आर्मी बनाई इन्होंने, और ईयर 1971 में पाकिस्तान से लड़के बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करा। ये तो हम लोग पहले भी जान चुके हैं, पहले भी देखा है बहुत सारे वीडियोस में। हमारा देश स्वाधीन करो, मतलब मेरा देश आजाद करो। हमारा देश बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ आजादी की लड़ाई लड़ी थी, तो इसमें शेख मुजीबुर रहमान के साथ साथ एक सीनियर मिलिट्री ऑफिसर थे जियाउर रहमान, इनका भी बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो लड़ाई हो रही थी उसमें गुरिल्ला वॉरफेयर हो गया, जो स्ट्रैटेजी वगैरह बनानी थी, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जियाउर रहमान जो थे वो उस पर्टिकुलर टाइम पे शेख मुजीबुर रहमान के बहुत ही क्लोज थे। आगे चल के तो अलग हो गए थे, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे ये दोनों बहुत ज्यादा क्लोज थे। इनफैक्ट जब बांग्लादेश को आजादी मिली तो वो जियाउर रहमान ही थे जिन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के बिहाफ पे रेडियो पे आजादी को अनाउंस किया था। उस अनाउंसमेंट में ये पर्टिकुलर चीज बोली थी। अच्छा, जब बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो उस टाइम पे बांग्लादेश की साइड
कई ऐसे ग्रुप थे जैसे कि जमात इस्लामी, ये नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश बने और पाकिस्तान के दो टुकड़े हों। तो ऐसे ग्रुप बांग्लादेश का सपोर्ट करने की बजाय पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी उनका सपोर्ट करते थे। इनफैक्ट जमात इस्लामी ने अल बद्र और अल शम्स ये दो नाम के ग्रुप बनाए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आर्मी को बांग्लादेश में ऑपरेशन करने में काफी हेल्प हुई थी। और इन्होंने बांग्लादेश की जो औरतें थी और आम जनता थी उनको बहुत मारकाट मचाई थी। और ऐसे ग्रुपों को उस टाइम पे रजाकार बोला जाता था। ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड है बांग्लादेश के अंदर, इसको ट्रेडर की तरह यूज किया जाता है। तो देखिए, जो तीन लोगों के बारे में मैंने अभी आपको बताया, जियाउर रहमान, जमात इस्लामी, शेख मुजीबुर रहमान, अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन में इन तीनों का लिंक है, इसीलिए मैं इनके बारे में बता रहा हूं। बस थोड़ा सा वेट करिए आप, अभी आगे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, बांग्लादेश आजाद तो हो गया था शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में, और आजाद होने के बाद ईयर 1971 में बांग्लादेश में इलेक्शन करवाए जाते हैं, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान की जो आवामी पार्टी थी वो भारी वोटों से जीत के आती है, और शेख मुजीबुर रहमान जो है वो पीएम बनते हैं, और इनको फादर ऑफ द नेशन भी बोला गया। हालांकि आज सिचुएशन दूसरी है, आज इनके पुतले तोड़े जा रहे हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे इनकी बहुत इज्जत थी। तो देखिए, जब ये पीएम बने तो पीएम बनते ही जिन लोगों ने बांग्लादेश के साथ आजादी की लड़ाई में गद्दारी की थी, जैसे जमात इस्लामी जो पाकिस्तान के सपोर्ट में थी, तो सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया। इस टाइम पे जमात इस्लामी के जो लोग थे या तो अंडरग्राउंड हो गए थे या पाकिस्तान चले गए थे, और जो बचे भी थे उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा था कि ये रजाकार हैं, गद्दार हैं। अब बांग्लादेश आजाद होने और शेख मुजीबुर रहमान के पीएम बनने के बाद एक चीज ऐसी होती है जिसका बहुत भारी नुकसान बांग्लादेश को चुकाना पड़ता है, और करंट जो सिचुएशन है उसकी जड़ें भी जो है वो इसी पर्टिकुलर इंसिडेंट से जुड़ी हैं। तो होता क्या कि पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई में जो शेख मुजीबुर रहमान ने जो मुक्ति बाहिनी ग्रुप बनाया गया था लड़ने के लिए, आजादी के बाद इनको बांग्लादेश की मिलिट्री में जोड़ा गया और इनको फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया। मुक्ति बाहिनी के जो लोग थे उनको शेख मुजीबुर रहमान पे बहुत भरोसा था, और शेख मुजीबुर रहमान जो थे उनका भी जो झुकाव था वो मुक्ति बाहिनी की तरफ था। और क्योंकि ये साथ में लड़े थे उस टाइम पे, शेख मुजीबुर रहमान की एक बात पे ये लोग जैसा कहा जाता था वैसा करते थे, तो आजादी के बाद जब ये पीएम बने तो इनको कई सारे फेवर भी मिले। अब जब मुक्ति बाहिनी के लड़ाकों को बांग्लादेश की आर्मी में शामिल किया गया तो बांग्लादेश की आर्मी में दो गुट बन गए। एक तो मुक्ति बाहिनी के लोग थे, दूसरे वो थे जब ईस्ट पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था तब उस पर्टिकुलर टाइम पे पाकिस्तान आर्मी में थे पहले। वो लोग थे जो ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट पाकिस्तान आते जाते रहते थे। उस टाइम पे इनकी पोस्टिंग भी अलग अलग हिस्सों में होती थी। कई ऑफिसर्स ऐसे भी थे जिनके पुराने हेड जो थे वो पाकिस्तान यानी कि वेस्ट पाकिस्तान से थे। तो ये पर्टिकुलर जो ग्रुप था आर्मी के अंदर, इनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ भी था। तो इस वजह से बांग्लादेश की जो आर्मी थी उसमें दो ग्रुप बन गए थे, जिसमें से एक ग्रुप पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, वहीं दूसरा ग्रुप शेख मुजीबुर रहमान के फेवर में रहता था। और क्योंकि वो इंडिया के सोल्जर्स के साथ मिलकर लड़े थे तो तो शेख मुजीबुर रहमान ने ईयर 1972 में पीएम बनने के बाद मुक्ति बाहिनी के लोगों के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिससे उनको फायदा मिला। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बांग्लादेश की मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट सर्विसेज के ऑर्डर से बांग्लादेश सिविल सर्विस BCS में कोटा लेके आए उनके लिए जिन्होंने बांग्लादेश की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था, जो फ्रीडम फाइटर थे यानी कि मुक्ति बाहिनी के लोग। यही वो कोटा है जिसकी आग जो है वो आज भी बांग्लादेश में लगी हुई है, और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा। तो ऐसा क्या था इस कोटे में, इसमें 30% कोटा जो था वो फ्रीडम फाइटर को दिया गया था यानी कि मुक्ति बाहिनी के लोग। बाकी 10% कोटा उन विक्टिम औरतों को दिया गया था जिनके साथ इस पूरी लड़ाई के अंदर पाकिस्तान की आर्मी ने जुल्म किए थे। बाकी 10% डिस्ट्रिक्ट कोटा, 5% ट्राइबल कम्युनिटी, बाकी 1% फिजिकली चैलेंज लोग थे जिनको उस पर्टिकुलर टाइम पे दिक्कत आई थी। तो बाकी के जितने भी कोटा मैंने आपको बताया फिजिकली चैलेंज डिस्ट्रिक्ट वाले, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ये जो फ्रीडम फाइटर वाला जो कोटा है जो 30% का, इसी में सारी जड़ है। तो जब ये कोटा आया तो आर्मी के अंदर एक तबका ऐसा था जिसके अंदर डिससेटिस्फैक्शन आ गया, वो खुश नहीं था। तो सबसे पहली चीज तो ये हुई कि इस कोटा को लेकर डिससेटिस्फैक्शन हुआ आर्मी के अंदर। दूसरी दिक्कत ये हुई कि ईयर 1975 आते आते बांग्लादेश एज अ कंट्री जो था उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। नया नया देश बना था, भुखमरी काफी फैल गई थी, इकोनॉमी जो थी वो जमीन पे आ गई थी, कंट्री जो थी वो काफी अनस्टेबल थी, जिसकी वजह से बहुत ही कम टाइम में जो जनता थी वो आजादी वगैरह भूल के शेख मुजीबुर रहमान की जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ बातें करने लगी थी। और इतने कम टाइम में देश को खड़ा करना शेख मुजीबुर रहमान के लिए भी बहुत मुश्किल होता जा रहा था डे बाय डे। और इसके साथ ही आम जनता जो थी वो ऑलरेडी डिससेटिस्फाइड थी। तो इन सारी चीजों से निपटने के लिए और अपने आप को पावर में रखने के लिए, ताकि कोई और पार्टी जीत के ना आ जाए, इस सिचुएशन का फायदा उठा के शेख मुजीबुर रहमान क्या करते हैं, वो अनाउंस करते हैं कि वो अब बक्सल बांग्लादेश कृषक श्रमिक अवामी लीग
ये बना के बांग्लादेश के अंदर अब वन पार्टी सिस्टम लाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी ऑपोजिशन में पार्टियां हैं ये सब डिसॉल्व हो जाएंगी और इनके जो मेंबर होंगे इस बक्सल जो वन पार्टी सिस्टम है इसके अंदर आ जाएंगे। सिर्फ एक पार्टी रहेगी बांग्लादेश में जिसको शेख मुजीबुर रहमान वो हेड करेंगे। अब ये चीज सुन के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ऑपोजिशन तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उनको पता था कि वो कभी पावर में आ नहीं पाएंगे। आर्मी का एक तबका पहले से ही गुस्सा था और इस बात को सुन के वो और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि 15 अगस्त 1975 को आर्मी के कुछ ऑफिसर जो खुश नहीं थे वो शेख मुजीबुर रहमान के रेसिडेंट धानमंडी में घुसते हैं। वहां पे जितने भी लोग थे, शेख मुजीबुर रहमान के जितने भी फैमिली मेंबर थे, उनकी वाइफ, उनके बेटे, सारी फैमिली को मार देते हैं। टोटल 17 लोगों की जान ले लेते हैं। तो जिस आदमी ने बांग्लादेश को आजादी दिलाई उसको खुद उसकी आर्मी ही मार देती है। अब इस इंसिडेंट के बाद शेख मुजीबुर रहमान का जो पूरा परिवार था वो तो खत्म हो गया था, लेकिन उनकी 2 बेटियां थी। शेख हसीना जो 28 साल की थी वो अपनी सिस्टर के साथ जर्मनी चली गई थी उस टाइम पे। बांग्लादेश में वो थी नहीं तो वो बच जाती हैं। वो उस टाइम पे उनके जो हस्बैंड थे डॉक्टर M.A. वाजिद मियां, उस समय न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जर्मनी के अंदर। तो शेख हसीना कुछ टाइम के लिए अपनी सिस्टर के साथ जर्मनी चली गई थी और उसी पर्टिकुलर टाइम पे इंसिडेंट हो गया था। तो ये दोनों जो सिस्टर थी ये बच गई थी और शेख मुजीबुर रहमान की जो अवामी पार्टी थी उसके अंदर कोई भी लीडरशिप नहीं बची थी। बस ये 2 बेटियां थी जो जर्मनी के अंदर थी। तो इनकी जान को भी बहुत ज्यादा खतरा था। कई सारी ऐसी चीजें आनी थी कि इनको जाके वहां पे भी मार दिया जाएगा। तो सेम मंथ यानी कि अगस्त के मंथ में इंदिरा गांधी जी शेख मुजीबुर रहमान की जो दोनों बेटियां थी इनको जर्मनी से इंडिया बुला के पॉलिटिकल असाइलम दे देती हैं और अगस्त 1975 से मई 1981 तक शेख हसीना अपनी सिस्टर के साथ न्यू दिल्ली के अंदर रहती हैं। और यही रीजन है कि शेख हसीना जो है उनका एक पर्सनल कनेक्ट भी है इंडिया के साथ। तो इधर जब ये सारी चीजें हुई तो मिलिट्री ने तख्ता पलट तो कर दिया था, लेकिन ये आपस में ही लड़ रहे थे क्योंकि इनके अंदर भी कई सारे डिवीजन बने हुए थे। और मल्टीपल लड़ाई के बाद सबको हटा के और मौके का फायदा उठा के 7 नवंबर 1975 को जिया उर रहमान बांग्लादेश की कमाल संभालते हैं। और पावर में आते ही ईयर 1976 में ये जो रिजर्वेशन था इसमें से ये जो डिस्ट्रिक्ट कोटा वाला जो सिस्टम था इसको कम कर देते हैं और मेरिट से जो जॉब मिलती थी उनका जो कोटा था उसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। कोटा पूरी तरीके से हटाना तो बैकफायर कर जाता उनको, लेकिन उन्होंने अलग अलग ट्रिक लगा के इसको थोड़ा सा वीक किया। ये जिया उर रहमान वही है जो मैंने शुरू में बताया था कि बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में सीनियर मिलिट्री ऑफिसर थे और शेख मुजीबुर रहमान के बहुत करीबी थे। अब जिया उर रहमान जो थे वो बांग्लादेश के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं और फिर 21 अप्रैल 1977 करीब 2 साल बाद ये अपनी पावर का यूज करते हैं और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और फिर इसके बाद जिया उर रहमान जो है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं जिसका नाम इन्होंने रखा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, BNP। आज की डेट में अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर खोलेंगे तो BNP का नाम आपको हर जगह मिलेगा। बांग्लादेश नेशनल तो ये पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बाद इन्होंने बांग्लादेश की जो डेमोग्राफी थी उसको ध्यान में रखा। सेंसस के हिसाब से 88.3% मुस्लिम्स और 10.5% हिंदू थे बांग्लादेश के अंदर उस पर्टिकुलर टाइम पर, बाकी अदर कम्युनिटीज भी थी। तो इन्होंने क्या किया, इससे पहले जो बांग्लादेश के अंदर सेकुलरिज्म और बांग्लादेश नेशनलिज्म की जो पॉलिटिक्स होती थी उससे हटके मुस्लिम पॉपुलेशन के हिसाब से अपनी पॉलिटिक्स को शिफ्ट किया, जिसकी वजह से बहुत ही कम टाइम में पॉपुलर हो गए। बांग्लादेश के अंदर जो मेजॉरिटी थी वो मुस्लिम्स की थी और उनमें से भी कुछ लोग ऐसे थे तो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी थोड़ी सी सिंपैथी रखते थे पाकिस्तान को लेके। इन्होंने उस पर्टिकुलर सेगमेंट को पकड़ा, उनके सेंटिमेंट्स को समझा और जमात इस्लामी के साथ कोऑर्डिनेशन बनाया। आजादी के बाद जो शेख मुजीबुर रहमान ने बैन लगाया था जमात इस्लामी के ऊपर, उसको पूरी तरीके से हटा दिया इन्होंने पावर में आने के बाद। ये जमात इस्लामी वही ग्रुप है जो शुरू में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, उनको रजाकार वगैरह बोलते थे लोग। अब इसके बाद यहाँ से जिया उर रहमान की जो BNP पार्टी थी जमात इस्लामी के साथ अलायंस बनाती है और इलेक्शन लड़ती है। और बांग्लादेश के अंदर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए बांग्लादेश के अंदर इन्होंने रिलीजियस बिलीव्स को प्रमोट किया। अपने मैनिफेस्टो में कुछ इस तरीके से प्रोमिसेस किए। जय बांग्ला का जो नारा था उसको चेंज करके बांग्लादेश जिंदाबाद किया। जिंदाबाद उर्दू वर्ड है। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से सेकुलरिज्म वर्ड जो था उसको हटा दिया और उसको हटा के इन्होंने एब्सोल्यूट ट्रस्ट एंड फेथ इन अलमाइटी अल्लाह से रिप्लेस कर दिया। अब इसकी वजह से इनको काफी सपोर्ट मिला बांग्लादेश के अंदर भी और इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिला। और ये चीज हिंदू वोटर्स जो थे और अवामी लीग के सपोर्टर थे उनको ये चीज कम पसंद आई और ईयर 1979 में जमात इस्लामी और BNP मिलकर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और ये चीज काम भी करती है। 300 सीटों में से 207 सीटें BNP जीत के आती है। तो देखिए जैसा मैंने बताया था कि बांग्लादेश आर्मी के अंदर 2 ग्रुप थे, एक प्रो पाकिस्तानी जो जिया उर रहमान और जमात इस्लामी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे, दूसरे प्रो इंडिया थे जो शेख मुजीबुर रहमान के खेमे में थे। शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर एलिगेशन लगते थे कि वो अपने ग्रुप को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, फेवर करते हैं और आगे चल के इसी चीज को मुद्दा बना के उनका असैसिनेशन होता है। और सेम इसी वजह से 30 मई 1981 को आर्मी के एक पावरफुल ग्रुप
जिया उर रहमान को भी मार के उनका असैसिनेशन करके तख्ता पलट कर देते हैं। ये जो दो ग्रुप बन गए थे बांग्लादेश के अंदर, इसकी वजह से आप देखोगे बांग्लादेश के अंदर बहुत बार तख्ता पलट हुए। तो देखिए जिया उर रहमान के असैसिनेशन के बाद आर्मी के चीफ हुसैन मोहम्मद इरशाद जो थे वो पावर में आते और आर्मी रूल लगाते। आर्मी के चीफ शेख मुजीबुर रहमान और जिया उर रहमान दोनों की जान जा चुकी थी और दोनों की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनमें कोई लीडरशिप नहीं बची थी। जिया उर रहमान का जब असैसिनेशन हुआ था तो जो उनकी वाइफ थी खालिदा जिया, ये नाम अभी भी आप बहुत न्यूज में सुनते होंगे, तो ये उस टाइम पे जिया उर रहमान की जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी पार्टी थी उसको लीड करती हैं, उसकी प्रेसिडेंट बनती हैं। दूसरी तरफ सेम टाइम पे यानी कि ईयर 1981 में शेख हसीना जो थी वो वापस आती हैं और अपने फादर की पार्टी अवामी लीग की प्रेसिडेंट बनती हैं। लेकिन ये जो दोनों औरतें थी ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करती थी क्योंकि ये दोनों मेन पार्टियां थी बांग्लादेश की और दोनों की आइडियोलॉजी बहुत अलग थी। एक एंटी इंडिया थी और एक प्रो इंडिया थी। इनकी दुश्मनी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि खालिदा जिया की जो मैरिज सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ थी वो 9 अगस्त 1944 थी, लेकिन उन्होंने उसको जानबूझ के चेंज करवा के 15 अगस्त कर दी थी क्योंकि इस दिन शेख हसीना के जो फादर थे शेख मुजीबुर रहमान उनकी डेथ हो गई थी और ये फादर ऑफ द नेशन थे। लोग शोक मनाते थे इस दिन, तो सेम डे खालिदा जिया जो थी वो केक काटती थी, इस दिन वो जश्न मनाती थी। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो ये दोनों ही पार्टियों की जो लीडर थी ये दोनों औरतें ये दोनों पावर से बाहर थी और आर्मी चीफ इरशाद जो थे वो रूल कर रहे थे। अब इरशाद ने ये जो रिजर्वेशन का कोटा था, जो फ्रीडम फाइटर कोटा था, इसको तो नहीं छेड़ा, लेकिन ईयर 1986 में ये जो वुमेन के लिए कोटा दिया गया था तो ये 1972 की वॉर के बाद से ही अनक्लेम्ड जा रहा था, उसको बदल दिया था और उसको चेंज करके पूरे बांग्लादेश की जो औरतें थी उसको दे दिया था। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आई, ये जो चीज थी वो चेंज हो गई। अब इसके बाद काफी टाइम तक इरशाद जो है वो पावर में रहते हैं, लेकिन जैसे अभी शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा है प्रोटेस्ट की वजह से, ठीक इसी तरीके से इसी स्टाइल से खालिदा और शेख हसीना की पार्टी ने ईयर 1990 में इरशाद को भगाया था। अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है इसमें कोटा को लेकर इशू हुआ, लेकिन उस टाइम पे खालिदा जिया और शेख हसीना ने डिक्टेटरशिप को मुद्दा बना के प्रोटेस्ट किए थे और जितने भी ऑपोजिशन थे वो सारे मिल गए थे। उस टाइम पे ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस में एक डॉक्टर थे शमसूल आलम खान, इनको मार दिया गया था। तो ऐसे जैसे अभी लोग रोड पे आए हैं ठीक इसी तरीके से लोग रोडों पे आ गए थे और इरशाद को रेजिग्नेशन मार के जाना पड़ा था। तो जो करंट सिचुएशन में चल रहा है वो सारी चीजें इससे पहले भी हो चुकी है। तो अब इसके बाद ईयर 1991 में इलेक्शन होते हैं, शेख हसीना और खालिदा जिया इरशाद को पावर से बाहर करके अब ये दोनों इलेक्शन लड़ती हैं। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में थी इलेक्शन में। वोट परसेंटेज जो था वो शेख हसीना की जो अवामी पार्टी थी और खालिदा जिया की जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी थी बीएनपी, दोनों को ऑलमोस्ट सेम मिला था, लेकिन खालिदा जिया की सीटें ज्यादा थी और अपने हस्बैंड की तरह खालिदा जिया को उस टाइम पे जमात इस्लाम का सपोर्ट मिल गया था। तो उन्होंने इसके साथ अलायंस बनाया और खालिदा जिया जो है वो पावर में आती है, फिर पीएम बनती है। अब खालिदा जिया के पीएम बनने के बाद शेख हसीना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। जितने टाइम खालिदा जिया पीएम बनी रही उतने टाइम शेख हसीना ने प्रोटेस्ट किए, खालिदा को डिक्टेटर बोला और ये पावर का गलत फायदा उठा रही है, सारी चीजें बोली गई। आए दिन न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आती थी, अमी एक दिन और जोनो ओ बीएनपी के शांति ते तख्त दीबोना, मतलब कि शेख हसीना कहती थी कि एक दिन भी शांति से खालिदा की सरकार को चलने नहीं देंगी। और शेख हसीना लोगों को यह चीज यकीन दिलाने में कामयाब हो जाती है कि खालिदा एक डिक्टेटर है। और फिर अगले इलेक्शन जो ईयर 1996 में हुए थे उसमें शेख हसीना जीत के आती हैं और पीएम बनती हैं। और जैसे ही वो पीएम बनती हैं उसके कुछ ही महीने में ईयर 1997 में वो एक फैसला लेती हैं और ये फैसला जो था वो कोटा से रिलेटेड था। इनके फादर जो फ्रीडम फाइटर के लिए कोटा लेके आए थे, तो ईयर 1997 में बहुत ही कम फ्रीडम फाइटर बचे थे। तो शेख हसीना क्या करती हैं, इसको चेंज करती हैं और फिर इसके बाद से फ्रीडम फाइटर का कोटा जो था वो उनके बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल कर दिया जाता है। तो इसके बाद जो खालिदा जिया थी अब उनकी बारी थी, तो वो अब शेख हसीना को डिक्टेटर बोलना चालू करती हैं, प्रोटेस्ट करती हैं। वही चीज बारी बारी एक दूसरे को ये लोग डिक्टेटर बोलते हैं। और फिर इसके बाद 2001 में खालिदा जिया जो है वो इलेक्शन जीत जाती हैं और पीएम बन जाती हैं। लेकिन इस बार जो इलेक्शन हुए थे उसमें एक चीज थी, ये जिस तरीके से इलेक्शन हुए थे इसको लेके शेख हसीना एक अवामी इन्वेंशन करके रिसर्च पेपर रिलीज करती हैं जिसमें खालिदा ने कैसे इलेक्शन में धांधली की उसको पब्लिश किया। सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन ने सेम टाइम पे रिसर्च पब्लिश की जिसका नाम था अ रिग्ड इलेक्शन। इस रिसर्च के अंदर जो इलेक्शन हुए थे उसमें 22 कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इन्होंने 22 केस स्टडी पब्लिश की थी जिसमें यह था कि ये जो खालिदा जिया इलेक्शन जीती हैं वो इन कॉन्स्टिट्यूएंसी में यानी कि इन 22 कॉन्स्टिट्यूएंसी में गलत तरीके से जीती हैं। इसमें इन्होंने कहा कि खालिदा ने इलेक्शन में धांधली की है, पोलिंग स्टेशन में अपने एजेंट्स बैठाए हैं, 30,000 जो हिंदू वोटर्स थे उनको एक प्लान तरीके से वोटिंग करने नहीं दी, क्योंकि जो
हिंदू वोट बैंक था वो अवामी लीग को सपोर्ट करता था। ऐसे टोटल 17 पॉइंट पब्लिश किए थे। ये है वो 17 पॉइंट, आप पॉज करके पढ़ लेना। ये सारी चीजों के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो। और इसके बाद काफी टाइम तक इन दोनों में बहुत ज्यादा राइवलरी रहती है, बहुत अलग अलग एलिगेशन लगते हैं। लेकिन इसके बाद फिर दोबारा से शेख हसीना जो है वो पावर में आती हैं। दोबारा से पावर में आने के बाद वो एक ऐसी चीज करती हैं जिसके बाद वो कभी भी पावर से हटती नहीं है। अब वो क्या चीज थी वो मैं भी आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक और नाम के बारे में बताना चाहूंगा, मोहम्मद यूनिस। अभी जो सारा कुछ चला है बांग्लादेश के अंदर, उसमें जो नाम है मोहम्मद यूनिस, ये बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर बने हैं, ऑलमोस्ट एक्टिंग पीएम की तरह है अभी करंट सिचुएशन। तो हुआ क्या था कि ये जो अभी मैंने आपको बताया था कि खालिदा को हरा के शेख हसीना जो थी वो पावर में आ गई थी, तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे मोहम्मद यूनिस जो थे वो यूएस में पढ़ाई करने गए थे और वहां से पढ़ाई करके बांग्लादेश वापस आए थे। और वापस आने के बाद इन्होंने बांग्लादेश के अंदर ग्रामीण बैंक बनाए। इसमें यह था कि गरीब लोगों को माइक्रो लोन्स दिए गए, मतलब कि छोटे छोटे लोन देने का एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बनाया जिसमें कुछ भी गिरवी रखे बिना गरीबों को लोन मिल जाता था। और ये बहुत ही यूनिक और अच्छा कॉन्सेप्ट था जिसके लिए पूरी दुनिया भर में इनकी बहुत तारीफ हुई। इस चीज के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला, और सिर्फ नोबेल प्राइज ही नहीं, इनको द यूएस प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी मिला, और फिर इसके बाद इनको यूएस कांग्रेशनल गोल्ड मेडल भी मिला। तो ये जो नाम है ये बांग्लादेश के अंदर बहुत ही रेपुटेड नाम है, हर कोई इनकी बहुत इज्जत करता है। लेकिन ये भी इस पर्टिकुलर टाइम पे फंस गए थे, और वो फंस इसलिए गए थे क्योंकि 2006 में यूएस की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल थी जो कि मोहम्मद यूनिस के रिगार्डिंग में थी। वो दोनों फाइल जो थी वो विकीलीक्स के थ्रू लीक हो गई थी, और जिसके बाद मोहम्मद यूनिस के लिए काफी दिक्कतें स्टार्ट हो गई थी। ये वो दो डॉक्यूमेंट हैं जो उस टाइम पे लीक हुए थे, आप पॉज करके पढ़ लेना। जितने भी विकीलीक्स के ओरिजिनल केबल हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं। तो पहला जो डॉक्यूमेंट था जो विकीलीक ने लीक कर दिया था, उसमें प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी जिसमें मोहम्मद यूनिस की बातें बाहर आ गई थी, जिसमें कहते हैं कि शेख हसीना और खालिदा जिया जो है ये दोनों औरतों को पॉलिटिक्स से बाहर निकाल दो, और ये दोनों कभी वापस ही नहीं आने चाहिए। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आर्मी रूल कर रही थी, तो उसको भी इन्होंने प्रेस किया। दूसरा डॉक्यूमेंट जो लीक हुआ उसमें यूएस के बांग्लादेशी एम्बेसडर जेम्स जो थे वो मोहम्मद यूनिस को अश्योर करते हैं कि टेंशन ना लो, ये जो पीएम शेख हसीना है इनसे ये बात करके सारी चीजें सही कर देंगे। तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट रिलीज हुए थे, इसके बाद जो शेख हसीना थी उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है, वो इनसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। लेकिन इसी बीच में एक और चीज हो जाती है। इंडिया के फॉरेन ऑफिस फॉर बांग्लादेश के जॉइंट सेक्रेटरी मोहन कुमार जो थे वो एक यूएस डिप्लोमेट को कहते हैं कि ये मोहम्मद यूनिस को नोबेल प्राइज इसलिए दिया गया है क्योंकि यूएस इनको बांग्लादेश के अंदर पावर में लेके आना चाहता है, अपने इंटरेस्ट पूरा करना चाहता है, और नोबेल प्राइज मिलेगा तो लोगों के अंदर इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, तो उससे गवर्नमेंट बनाने में आसानी होगी। लेकिन आगे चल के बात बाहर आ जाती है, तो मोहन कुमार कहते हैं कि मैंने कह तो दिया था लेकिन मैं ऐसा मानता नहीं। अब ये सारी चीजें जो बैक टू बैक चल रही थी, शेख हसीना ने क्या किया, उन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग रखी और ऑन रिकॉर्ड कहा कि ये जो मोहम्मद यूनिस है ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, इससे दूर रहना। ये अपनी अमेरिकन फ्रेंड हिलेरी क्लिंटन के साथ मिलके बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिराने की कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, इसको कैसे भी कैसे करके रोकना होगा। और फिर कुछ ही टाइम में शेख हसीना ने मोहम्मद यूनिस को जेल में भी डाल दिया था, और ये जो ग्रामीण बैंक वगैरह बनाया था मोहम्मद यूनिस ने, इसमें जो इसकी पोजीशन वगैरह थी उससे भी हटा दिया था। अब आगे चल के एक चीज हुई थी कि एक पद्मा ब्रिज था, यूएस ने इसकी फंडिंग रुकवा दी थी बांग्लादेश के लिए। तो शेख हसीना बहुत ही गुस्से में थी और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, इस मोहम्मद यूनिस को इसी पद्मा रिवर में डुबाना चाहिए, जब मरने लगे तो उसको बाहर निकालो और फिर वहीं डुबा दो। तो कहने का मतलब यह है कि शेख हसीना और मोहम्मद यूनिस जो है ये दोनों एंटी थे। तो खालिदा जिया के केस में तो ये था कि लोग बढ़ जाते थे, लेकिन मोहम्मद यूनिस बहुत ही रिस्पेक्टेड आदमी है बांग्लादेश के अंदर, हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता है। तो शेख हसीना की यहां पे नहीं चल पाती थी। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे शेख हसीना को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सारी चीजें 2024 में उल्टी पड़ जाएंगी, कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ेगा और उल्टा मोहम्मद यूनिस जो है वो करता धरता बन जाएंगे बांग्लादेश के। तो ये तो उस पर्टिकुलर टाइम पे यूनिस के साथ चल रहा था। अभी करंट सिचुएशन में भी आऊंगा। तो ये जो टाइम था, इस पर्टिकुलर टाइम पे शेख हसीना और मोहम्मद यूनिस जो थे इनके बीच में तो ये इक्वेशन चल रही थी, लेकिन शेख हसीना ने खालिदा जिया का इंतजाम कर दिया था, और वो कैसे किया था और किस तरीके से किया था वो भी बताता हूं। तो सबसे पहले तो 2008 में जब शेख हसीना जीत के आई थी, तो उसके 2 साल के अंदर ही 2010 में उन्होंने ये किया कि ये जो फ्रीडम फाइटर हैं अब उनके बच्चे भी कम हो गए थे क्लेम करने के लिए। तो अब यहां से शेख हसीना ने क्या किया कि उनके अगर बच्चे भी कम हो रहे हैं कोटा लेने के लिए, तो उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके लिए कोटा एप्लीकेबल कर दिया। इसके साथ साथ शेख हसीना ने यह किया, खालिदा जिया की जो बीएनपी पार्टी थी जो जमाते इस्लामी के साथ अलायंस करके इलेक्शन लड़ती थी, और बीएनपी ने उसके ऊपर जो बैन लगा था जो कि शेख हसीना के फादर ने लगाया था उसको हटा दिया था, उसके ऊपर शेख हसीना दोबारा से बैन लगा देती हैं, यानी कि जमाते इस्लामी जो थी अब दोबारा से बैन हो गई थी। इसके साथ साथ शेख हसीना क्या करती हैं, ये जो खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी थी जिसके साथ मिलके जमाते इस्लामी इलेक्शन लड़ती थी, उसके ऊपर बैन लगाया। 2010 में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो थी वो बनाई, जिसका काम यह था कि 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी जो, उसके अंदर जो वॉर क्राइम हुए थे
उस टाइम पे पाकिस्तान का जिसने साथ दिया था उनके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट कर दी और फिर बैन लगा दिया। और कार्रवाई स्टार्ट करी तो जमाते इस्लामी के ऊपर बैन तो लगा ही लगा, उसके साथ जितने भी टॉप लीडर थे जमाते इस्लामी के, जैसे गुलाम आजम, दिलवर हुसैन, मोतियुर रहमान, इन सब को सजा सुना दी जाती है। तो कुल मिला के जमाते इस्लामी जो थी वो पूरी तरीके से वीक हो गई थी। और इसके एक साल बाद ही 2011 में शेख हसीना ने 5th अमेंडमेंट पास किया और कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलर वर्ड था उसको फिर से ऐड कर दिया। तो इसके बाद शेख हसीना ने क्या किया, सेम ईयर यानी कि 2011 में ये जो बांग्लादेश के अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट था उसको हटा दिया। अब आप कहोगे कि ये केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होती है, तो देखिए जैसे इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन होता है, वो इलेक्शन करवाता है, तो बांग्लादेश में एक कॉन्सेप्ट है जिसमें ये है कि 90 डेज के लिए जो गवर्नमेंट रूल कर रही होगी वो भी हट जाएगी, ऑपोजिशन भी अलग हो जाएगा और एक केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो बनेगी। ये एक टेम्परेरी गवर्नमेंट होती है और इस गवर्नमेंट के अंदर सारे न्यूट्रल लोग रहते हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह रहते हैं, वो आते हैं और वो इस इलेक्शन को करवाते हैं ताकि फेयर इलेक्शन हो सके। तो शेख हसीना ने इस कॉन्सेप्ट को भी हटा दिया। उन्होंने कहा बाकी दुनिया में जैसे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराते हैं हम भी वैसे ही कराएंगे। इसको लेके भी बहुत हल्ला होता है, लेकिन शेख हसीना कोई बात नहीं मानती है। 2014 में इलेक्शन होता है और शेख हसीना फिर से इलेक्शन जीत जाती हैं। अब इलेक्शन जीतने के बाद शेख हसीना एक और चीज करती हैं। खालिदा जिया जो थी वो एक जिया ऑर्फेनेज ट्रस्ट चलाती थी और इस ट्रस्ट में ईयर 1991 से ही फंड्स वगैरह आते थे। तो शेख हसीना क्या करती हैं, ये जो ट्रस्ट था इसकी सीक्रेटली इंक्वायरी कराना स्टार्ट कर देती हैं एंटी करप्शन कमीशन से। और सारी इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद खालिदा जिया के ऊपर चार्जेस फाइल होते हैं कि खालिदा ने 21 मिलियन बांग्लादेशी टका इस ट्रस्ट से इलीगली निकाले हैं। मामला कोर्ट में जाता है और 2018 आते आते कोर्ट 10 साल की सजा सुना देती है खालिदा जिया को। खालिदा जिया बस कोविड के टाइम पे 6 महीने के लिए बस बाहर आई थी, तब से लेके आज की डेट तक वो जेल में है। और इसके बाद शेख हसीना जो थी वो तब से लेकर अभी तक पावर में थी। अब इसके बाद शेख हसीना आराम से अपनी गवर्नमेंट चलाती रहती हैं और इसके बाद फिर ईयर आता है 2018 और इस ईयर में शेख हसीना के लिए फिर से मुसीबत खड़ी हो जाती है। दो चीजें एक साथ होती है इनके साथ। ढाका के अंदर 2 स्टूडेंट थे, अब्दुल करीम और दिया खनाम। इनको एक बस कुचल करके चली जाती है और दोनों की जान चली जाती है इसमें। और इसको लेकर ढाका यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और सेम टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोग, ये जो फ्रीडम फाइटर वाला जो कोटा था, तो लोग इसको लेके भी प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि अब 2018 आ गया है, जितने फ्रीडम फाइटर थे उनको जितना कोटा मिलना चाहिए था मिल गया है, अब इसको हटा दो। तो इस चीज को लेके प्रोटेस्ट होते हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे और धीरे धीरे करके जहांगीर नगर यूनिवर्सिटी, राजशाही यूनिवर्सिटी, चिट्टागोंग यूनिवर्सिटी, इनके जो स्टूडेंट्स थे वो भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत लाठी डंडे चलते हैं लेकिन कोई स्टूडेंट मानता नहीं है। अब बीएनपी की जो खालिदा थी वो जेल में थी, जमाते इस्लाम जो था वो भी वीक हो गई थी। तो ये जो पूरा ऑपोजिशन था उन्होंने भी शेख हसीना के खिलाफ इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में एक उम्मीद दिखी उनको। तो बीएनपी के जो लोग थे, इनफैक्ट जमाते इस्लामी की जो स्टूडेंट विंग थी, छात्र शिविर, वो भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लेती है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बैकफुट पे आ जाती है और शेख हसीना इससे बचने के लिए क्या करती है, एजुकेशन सेक्टर को छोड़ के बाकी सारी जगह से ये जो फ्रीडम फाइटर वाला कोटा था इसको हटा देती है और मामला शांत हो जाता है। अब यहां से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि ये शेख हसीना जो है ये फ्रीडम फाइटर कोटा के इतने पीछे क्यों पड़ी है कि बार बार लोग इसका अपोज करते हैं और बार बार ये इसको रखना चाहती हैं। तो देखिए फ्रीडम फाइटर है कौन, जो बांग्लादेश की आजादी के टाइम पे शेख हसीना के फादर के सपोर्ट में मुक्ति बहानी बना के लड़े थे। तो ये फ्रीडम फाइटर किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, इनकी जो लॉयल्टी थी वो अवामी पार्टी से थी। तो ये जो कोटा था और ये जो एक एडवांटेज मिलता था, इसकी वजह से बीएनपी और जमाते इस्लामी कितना भी कोशिश करती थी, अवामी पार्टी को बैकफुट पे लाने में बहुत दिक्कत होती थी। ये जो फ्रीडम फाइटर वाला जो कोटा है इसका बेनिफिट उठाने वाले बीएनपी पार्टी को वोट नहीं देते, वो इनके अगेंस्ट में रहते हैं। क्योंकि बीएनपी हो गई, जमाते इस्लामी हो गई, ये प्रो पाकिस्तानी रहते थे, फंडामेंटलिस्ट इसमें ज्यादा थे। और बीएनपी भी जो थी वो भले ही जमाते इस्लामी को पावर में रहने के लिए उनके साथ आती थी, लेकिन ये जमाते इस्लामी वाले भी डेमोक्रेसी में मानते नहीं थे। इन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड ये चीज कही है कि इनको बांग्लादेश को इस्लामिक देश बनाना है। एक बार इलेक्शन में 17 सीटें जीत गए थे तो इनको 2 कैबिनेट की पोजीशन में मिली थी। उस टाइम पे बांग्लादेश की 500 लोकेशन पे 460 बॉम्ब फटे थे, जो जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश थी, जेएमबी, इसने फोड़े थे। उनकी भी आइडियोलॉजी जो है वो जमात इस्लामी से मिलती है। इनफैक्ट बीएनपी पार्टी जो है उसको फेडरल कोर्ट ऑफ कनाडा ने आतंकियों की कैटेगरी में डाला है। अगर बांग्लादेश की बीएनपी पार्टी जो है उससे अगर किसी का एसोसिएशन रहता है तो कनाडा में असाइलम नहीं मिलता उसको। फेडरल कोर्ट के जज जस्टिस हेनरी एस ब्राउन ने अपने जजमेंट में क्लियरली ये चीज बोली है। ये जो कोटा है ये शेख हसीना की अवामी पार्टी को बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। इसके साथ साथ कई ऐसी रिपोर्ट्स आई जहां पे एलिगेशन लगे हैं कि अवामी पार्टी जो है वो अपनी पार्टी के सपोर्टर्स को फ्रीडम फाइटर का नाम देके कोटा देती है। 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ लिबरेशन वॉर अफेयर्स जो था उसकी रिपोर्ट आई थी
तब 60,000 फेक फ्रीडम फाइटर कोटा सर्टिफिकेट पकड़े गए थे। अब जैसे इंडिया में कैसे पता चलता है कि कौन फ्रीडम फाइटर है? गवर्नमेंट उसको सर्टिफिकेट देती है। तो ऐसे ही बांग्लादेश में भी गवर्नमेंट के हाथ में होता है ये सर्टिफिकेट देना। कई बार तो ऐसा भी सुनने में आया है कि लोग लोन ले लेके इस फ्रीडम फाइटर कोटा को ले लेते हैं कि एक बार कैसे भी ये पैसा लगा के कोटा मिल जाए तो जिंदगी बन जाएगी, जॉब लग जाएगी। तो एक्चुअल में इस कोटा के पीछे बहुत सारी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। तो 2018 में इलेक्शन भी पास में थे, दिसंबर 2018 में इलेक्शन होने थे। तो उस पर्टिकुलर टाइम में प्रेशर में ये कोटा हट तो गया था, लेकिन इतनी आसानी से ये कोटा हटने वाला नहीं था। तो इसके बाद दिसंबर 2018 में फिर से इलेक्शन होते हैं और शेख हसीना जो थी वो दोबारा से जीत जाती है इलेक्शन। इनके ऊपर फिर से एलिगेशन लगते हैं कि जो इलेक्शन हुए हैं वो रिग्ड हैं और वायलेंस भी बहुत होता है इस इलेक्शन में। बीसीसी के करस्पॉन्डेंट थे, उन्होंने खुद देखा कि चित्तागोंग के अंदर बैलेट बॉक्स पहले से ही भरे थे और जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर से उन्होंने इस चीज को पूछा तो उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया। इसको लेके बहुत हल्ला हुआ, लेकिन शेख हसीना जो थी उन्होंने बोला कि ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीजें हैं और इन सब के बीच में शेख हसीना दोबारा से पावर में आ जाती हैं बिना किसी दिक्कत के। और फिर ईयर 2023 जैसे ही आता है, शेख हसीना के लिए दिक्कतें फिर से स्टार्ट हो जाती हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री है बांग्लादेश की, वो बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है उसकी बैकबोन है। 11% कंट्रीब्यूशन जीडीपी का इसी गारमेंट इंडस्ट्री से आता है। बांग्लादेश दुनिया का 3rd लार्जेस्ट टेक्सटाइल सप्लायर है। कभी ये दूसरे नंबर पे भी आ जाता है, कभी चौथे नंबर पे भी आ जाता है। तो ये रहता टॉप 5 में ही है और बांग्लादेश के 4 मिलियन से ज्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट इसी गारमेंट इंडस्ट्री से आता है। दुनिया भर के जो बड़े बड़े ब्रांड आप देखते हो वो बांग्लादेश से ही रेडीमेड गारमेंट उठा के अपना लोगो लगा के बेचते हैं। और इस चीज में बांग्लादेश का जो कंपटीशन है वो वियतनाम से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अमीर देशों के जो ब्रांड्स होते हैं इन देशों में इनको काफी कम पैसे में वर्कर मिल जाते हैं, इसीलिए वो इन्हीं दोनों कंट्रीज में आते हैं। अब होता क्या है कि अक्टूबर 2023 में ये जो गारमेंट वर्कर्स थे ये 600 फैक्ट्री बंद करके प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं। ये कहते हैं कि हमारी जो आमदनी है वो बहुत ही कम है और तुम लोग इतना ज्यादा मुनाफा कमा रहे हो, हमारी जो सैलरी है उसको बढ़ा दो आप। और इस चीज को लेके ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं। अब शेख हसीना जो थी, इनके सामने दिक्कत ये थी कि अगर ये इनकी वेजेस बढ़ा देती तो कॉस्टिंग बढ़ जाती, तो जो बाहर की जो कंपनीज थी वो बांग्लादेश छोड़ के बांग्लादेश के कॉम्पिटिटर वियतनाम में शिफ्ट हो जाती। अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा था, इकोनॉमी पूरी की पूरी जो बांग्लादेश की वो इसी पे डिपेंडेंट थी, इसलिए शेख हसीना ने रिस्क नहीं लिया और ये पूरा का पूरा जो प्रोटेस्ट था उन्होंने दबा दिया। और इसी टाइम पे इलेक्शन भी होने वाले थे, तो जो इलेक्शन की जो डेट थी वो दिसंबर 2023 थी। दिसंबर में ही होते हैं इलेक्शन बांग्लादेश के अंदर, तो उसको शिफ्ट करके 7 जनवरी 2024 कर दी गई। अब इसके बाद जो ऑपोजिशन था वो कहता है कि इलेक्शन में हर बार ये जो गवर्नमेंट है धांधली करती है, जो केयर टेकर गवर्नमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको वापस लेके आइए और अगर आप ऐसा इस बार नहीं करेंगे तो हम जो इलेक्शन है इसका बॉयकॉट कर देंगे। शेख हसीना जो थी वो साफ मना कर देती है इस चीज के लिए और जो ऑपोजिशन था वो इस पूरे इलेक्शन का बॉयकॉट कर देता है। आधा ऑपोजिशन पहले से ही जेल में था, बाकी जो बचा था उसने इलेक्शन बॉयकॉट कर दिया था। हाल ये हो गया था कि इलेक्शन के टाइम पे कई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी थी जहां शेख हसीना का अकेला कैंडिडेट खड़ा था, तो 300 सीटों में से 223 सीटें जो थी वो शेख हसीना बड़े आराम से जीत जाती हैं। इस चीज को लेके जमाते इस्लामी, बीएनपी, पूरा का पूरा ऑपोजिशन बहुत हल्ला करता है। ये लोग भरे बैठे थे लेकिन ये कुछ कर नहीं पाते हैं। अब दोबारा से भारी वोटों के साथ जो शेख हसीना थी वो दोबारा से पावर में आती हैं और जैसे ही पावर में आती हैं तो जून 2024 के स्टार्टिंग में जो 2018 में फ्रीडम फाइटर वाला कोटा जो था, जो प्रोटेस्ट की वजह से उसको हटा दिया गया था, उस कोटे को लेके हाई कोर्ट कहता है कि ये जो हटाया गया था ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसको दोबारा से लागू कर देता है। अब इसको लेके फिर बवाल खड़ा हो जाता है। अब पहली चीज तो लोग ये एलिगेशन लगाना स्टार्ट करते हैं कि ये जो शेख हसीना है ये अपनी पावर का यूज करके जब भी जीत के आती हैं अपने वोटरों को एडवांटेज देती हैं। दूसरा, सारे स्टूडेंट कहते हैं कि चलो ठीक है, हाई कोर्ट ने इस चीज को हटा दिया है, लेकिन आप इतने सारे वोटों के साथ जीत के आई हो, आपके पास लेजिस्लेटिव पावर है, उसका यूज करके इसको हटाओ और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। और जब काफी दिन तक इस पे कुछ नहीं होता है तो ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और उनके साथ कुछ पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर जो थे वो हाई कोर्ट के इस फैसले के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अब इसी ढाका यूनिवर्सिटी के सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के 3 स्टूडेंट्स थे, नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजूमदार। ये जो 3 नाम मैं ले रहा हूं आपके सामने, इन्हीं 3 नाम की वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा। तो होता क्या है कि ये जो 3 स्टूडेंट थे ये ढाका यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करते हैं कि ये जो फ्रीडम फाइटर का कोटा इसको हटाया जाए और शेख मुजीबुर रहमान जो फादर ऑफ द नेशन है इनके खिलाफ भी नारे लगाते हैं, इनकी गलती है, यही कोटा लेके आए थे वरना इसकी जरूरत नहीं थी। अब अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा था, स्टूडेंट्स जो थे वो ऑलरेडी जॉब को लेकर परेशान थे और धीरे धीरे जो प्रोटेस्ट था वो जहांगीर नगर यूनिवर्सिटी, राजशाही यूनिवर्सिटी, चित्तागोंग यूनिवर्सिटी यहां भी स्टार्ट हो जाता है और यहां जैसे स्टार्ट होता है पूरे बांग्लादेश के लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं। शुरू में ये जो प्रोटेस्ट था वो पीसफुल था, लेकिन जैसे जैसे दिन होते हैं चीजें खराब होना स्टार्ट होती हैं। कुछ ही दिनों के अंदर बीएनपी पार्टी के जो लोग थे, जमाते इस्लामी अपनी स्टूडेंट विंग छात्र शिविर जो थी उसको भी भेजती है, तो स्टूडेंट्स के साथ ऑपोजिशन भी उतर जाता है मैदान में और इसके साथ साथ गारमेंट प्रोटेस्ट जिन्होंने किया था वो भी इसमें जुड़
जाता है। और जैसे ही यहाँ पे स्टूडेंट के साथ साथ इतने सारे लोग आ जाते हैं तो यहाँ से वायलेंस होना स्टार्ट होता है। We begin in Bangladesh, where tens of thousands of students and supporters have gathered in the capital Dhaka to demand the resignation of Prime Minister Sheikh Hasina. They blame the government for a violent crackdown on dissent, which has left अब सारी चीजें क्लियर है भाई। पूरा बांग्लादेश ऑलमोस्ट उतर गया अब था मेरे को रोडों सब पे। समझ में आ अवामी गया है। पार्टी का जो कोर वोटर था उनको छोड़ के हर कोई ग्राउंड पे था। प्रोटेस्ट जो था उसकी इंटेंसिटी 14 जुलाई 2024 तक काफी बढ़ने लगी थी और सेम डे शेख हसीना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती हैं। वहां पे सारे देश का मीडिया था और वहां पे वो एक ऐसा स्टेटमेंट देती है जो उनको बहुत भारी पड़ता है कि अगर फ्रीडम फाइटर के बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों को मिलेगा। रजाकार जैसे मैंने पहले भी बताया था बांग्लादेश में बहुत ही गलत माना जाता है, इसको एक ट्रेटर की तरह देखा जाता है और लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि एक तो जॉब नहीं है, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमें ट्रेटर बोला जा रहा है, रजाकार बोला जा रहा है। इसको लेके स्टूडेंट और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, हर जगह इंटेंसिटी बढ़ जाती है प्रोटेस्ट की। शेख हसीना को लग रहा था कि वो इस चीज को कंट्रोल कर लेंगी, पावर उनके हाथ में है, लेकिन उनका ये बहुत बड़ा मिथ था। अब यहां से उन्होंने दोबारा से एक नई चीज सोची। इस पूरे प्रोटेस्ट को जो 3 लड़के नाहिद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर ये जो लीड कर रहे थे, तो उनको लगता है कि अगर इन तीनों को हमने कंट्रोल कर लिया तो प्रोटेस्ट जो है वो शांत हो जाएगा। लेकिन ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती थी। डेट आती है 28 जुलाई 2024 और इस दिन ये जो तीनों स्टूडेंट लीडर थे ये गायब हो जाते हैं। लोग इनको ढूंढते हैं, पुलिस के पास भी जाते हैं, ये तीनों हैं कहां, शायद वो उठा के ले गई हो, लेकिन पुलिस मना कर देती कि हमारे पास नहीं है। लेकिन इन तीनों में से एक जो नाहिद था उसको जब उठाया था तो एक स्टूडेंट ने वीडियो बना ली थी और वो वीडियो वायरल होना चालू हो जाती है कि गवर्नमेंट ने उठाया इनको। भीड़ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो पुलिस को मारना चालू कर देती है। इधर से पुलिस भी लाठी डंडे चलाती है, भीड़ जो थी वो बेकाबू हो जाती है और इस दिन बहुत जाने जाती हैं। गवर्नमेंट को लगता है कि ये बहुत ही खराब मूव था और 21 जुलाई को नाहिद जो था वो बहुत ही बुरी हालत में एक रोड पे बेहोश मिलता है। बाकी दोनों जो थे वो भी अधमरी हालत में मिलते हैं और इसके बाद इनको उठा के हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब ये देख के लोग और भड़क जाते हैं तो गवर्नमेंट को लगता है कि फिर से गलती हो गई है, तो गवर्नमेंट इन तीनों को 26 जुलाई से 27 जुलाई के बीच में हॉस्पिटल से फिर उठा लेती है और इस बार कहती है कि सिक्योरिटी रीजन है, इनके ऊपर अटैक हो सकता है, इसलिए इनको हमें सिक्योरिटी में रखना पड़ेगा। तो एक तरफ इनको हॉस्पिटल से ले जाया जाता है और सेम डे कोर्ट का भी फैसला आता है कि ये जो कोटा है ये हटा दिया गया है, बस 5% कोटा मिलेगा, बाकी सब हटा दिया गया है। जो चीजें इतने लंबे समय से मानी नहीं जा रही थी, कोर्ट में फंसी थी, वो सारी चीजें मान ली गई। लेकिन अब लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो शेख हसीना है इन्होंने बहुत ज्यादा मारकाट करी है, इनको माफी मांगनी होगी, रेजिग्नेशन की डिमांड करते हैं और इसको लेके भी बहुत ज्यादा लोग रोड पे थे। अब इसी बीच क्या होता है कि ये जो तीनों थे इनका एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें मेनली इनका फेस दिखता है और ये तीनों इस वीडियो में प्रोटेस्ट को रोकने की अपील करते हैं कि आप लोग शांति रखिए, दंगा मत करिए, इस प्रोटेस्ट को तुरंत खत्म कर दीजिए। लेकिन लोगों को डाउट होता है कि ये इनसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। तो इस वीडियो के बाद भी लोग रुकते नहीं है, सड़कों पे वायलेंस शुरू हो जाता है कि इन तीनों को आप कैसे भी करके वापस भेजिए। पुलिस लोगों को मारना चालू करती है, उल्टा पुलिस की भी पिटाई होती है। ये बांग्लादेश के अंदर वो टाइम था जब पूरा बांग्लादेश जल रहा था। यहीं से हमने जानना शुरू किया था। तो गवर्नमेंट प्रेशर में आके जैसे तैसे करके इन तीनों को छोड़ती है और इन तीनों की हालत देख के लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। ये तीनों आके बताते हैं कि हमें सरिया से मारा गया, हमें इंजेक्शन लगाया गया और हमसे जबरदस्ती बयान दिलवाया गया। और इसको सुन के तो भीड़ और भड़क जाती है। नाहिद जो था उसने कहा कि अब तो हमें शेख हसीना जो है उनका रेजिग्नेशन चाहिए। अब अवामी पार्टी पे जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो अवामी पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट भी आते हैं। वो कहते हैं कि जमात इस्लामी की जो स्टूडेंट विंग है, बीएनपी के जो ऑपोजिशन लीडर हैं, ये सारे लोग ये सब करवा रहे हैं। तो इसके अगले ही दिन अवामी पार्टी की भी एक स्टूडेंट विंग है, बांग्लादेश छात्र लीग BCL, उनको ये लोग भेजते हैं इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में। उनके साथ पुलिस भी जाती है और 2 गुट बन जाते हैं और बहुत ज्यादा मारकाट होती है, बहुत लड़ाई होती है। रोडों के ऊपर कत्लेआम शुरू हो जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेज उतर जाती हैं। जो लोग रोड पे थे, क्या BNP, क्या ऑपोजिशन, क्या स्टूडेंट विंग, सबको मारा जाता है। टीयर गैस छोड़ी जाती है, रबड़ की जो बुलेट्स होती हैं उनको भेजा जाता है। दुनिया भर के हर तरीके जो प्रोटेस्ट को रोकने के लिए यूज होते हैं, कर्फ्यू वगैरह, इंटरनेट बंद करना, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर से फायरिंग भी करी गई, हर तरीका अपनाया जाता है। लेकिन ये प्रोटेस्ट बंद नहीं होते हैं। ये वो टाइम था जब गवर्नमेंट को समझ में आ गया था कि ये प्रोटेस्ट अब उनके हाथ से बाहर जा रहा है और यहां से भीड़ डिसाइड करती है। ये सारे लोग इकट्ठा होते हैं और ये कहते हैं कि शेख हसीना जो है, इनका जो PM हाउस है, सारे लोग वहां पे पहुंचेंगे। अब गवर्नमेंट को समझ में आ गया था, गवर्नमेंट ने बातचीत का भी ऑफर दिया, शांति का भी ऑफर किया, लेकिन अब लोग कहते हैं कि हमें कैसे भी करके शेख हसीना जो है उनका रेजिग्नेशन चाहिए। 31 जुलाई 2024 को शेख हसीना जो थी वो इंडिया के एम्बेसडर से बात करती हैं और उसके थ्रू इंडिया से भी मदद मांगती हैं कि इस प्रोटेस्ट को रोकने में उनकी मदद की जाए। लेकिन इंडिया
इंडिया जो है वो इसको इंटरनल मैटर बताता है, लेकिन शेख हसीना की जो सिक्योरिटी है उसको लेके इंडिया हाँ कर देता है। प्रोटेस्ट रोक तो कोई नहीं पा रहा था, लेकिन इसको ठंडा करने के लिए 3 दिन की पब्लिक हॉलीडे भी कर दी गई, लेकिन कुछ नहीं हो पाता है। अब यहाँ से शेख हसीना ये भी सोचती है कि आर्मी को उतार दिया जाए, तो आर्मी के जो चीफ है वकर उस जमान, ये शेख हसीना के करीबी हैं, ये कजन है शेख हसीना के। ये इनको समझाते हैं कि आर्मी उतार के भी कोई फायदा नहीं है, भीड़ इतनी ज्यादा है कि और जाने जाएंगे और हासिल कुछ नहीं होगा। इसके साथ साथ आर्मी चीफ जो है वो सलाह भी देते हैं कि भीड़ जो है वो पीएम हाउस पहुंच रही है, आप रेजिग्नेशन अगर दे दोगे तो भीड़ शांत हो जाएगी और आपकी सिक्योरिटी के लिए हम यहाँ से शिफ्ट कर देंगे आपको। शुरू में तो वो मना करती है शेख हसीना, लेकिन बाद में मान जाती है। लेकिन एक चीज और कहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी और रेजिग्नेशन भी दे दूंगी, लेकिन मुझे टीवी पे देश के नाम एक संदेश देना है। लेकिन आर्मी चीफ इसके लिए भी मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि सबको पता चल जाएगा कि आपने रेजिग्नेशन दे दिया है, आपको 45 मिनट के अंदर यहाँ से छोड़ के जाना है। जो ये टाइम मिल रहा है आपको, शायद ये टाइम भी ना मिले अगर आप ऐसा करेंगी। तो इसी वजह से शेख हसीना अपनी सिस्टर के साथ 45 मिनट के अंदर बिना किसी को बताए रेजिग्नेशन मारती हैं और 45 मिनट के अंदर बांग्लादेश से बाहर निकल जाती हैं। इंडिया ने अपने प्रॉमिस के हिसाब से राफेल जो थे वो बॉर्डर पे लगा दिए थे, वो उनको गार्ड करते हैं और शेख हसीना जो थी वो पहुंच जाती है इंडिया के अंदर। यहां से इनको लंदन जाना था शुरू में, तो लंदन तो मना कर देता है, यूएस भी वीजा कैंसिल कर देता है। अब यहां से इंडिया के सामने भी दिक्कत शुरू हो गई, क्योंकि इंडिया अगर शेख हसीना को हमेशा के लिए रखता है, पॉलिटिकल असाइलम देता है, तो नई गवर्नमेंट जो मिलेगी वो खुश नहीं रहेगी, वो डिमांड करेगी कि इनको वापस दो, तो इंडिया के रिलेशन खराब होंगे बांग्लादेश से। एक तो वैसे ही वो गवर्नमेंट एंटी इंडिया बातें करती है, ऊपर से ये कर देंगे तो और ज्यादा नुकसान होगा। जैसे तिब्बत और चाइना के केस में दलाई लामा को रखा था, उस केस में जैसे चाइना गुस्सा हो गया था, तो इस केस में भी वो सिचुएशन बन सकती है। और वैसे अगर आप मॉरली देखो, शेख हसीना को अपोजिशन के हाथ में वापस भेज दो तो बहुत गलत मैसेज जाएगा। तो इंडिया के सामने भी बहुत टफ सिचुएशन है। अब ये तो एक बात हो गई। अब जैसे ही शेख हसीना जो थी वो बांग्लादेश से बाहर गई, तो बीएनपी और जमात इस्लामी के जो लोग थे उनको ये चीज तो पता चल गई थी कि अब अवामी पार्टी जो है वो तो बांग्लादेश के अंदर आने वाली नहीं है। तो अवामी पार्टी के जो कोर सपोर्टर हैं और जो हिंदू कम्युनिटी है जो अवामी पार्टी को सपोर्ट करती थी, उनका कत्लेआम करना शुरू किया गया। अवामी पार्टी के जो कोर वोटर थे और हिंदू जो कम्युनिटी थी उनको निकाल निकाल के मारा जाने लगा। जानबूझ के इस तरीके से मारा जा रहा था, किसी को लटका दिया जा रहा था, किसी को जला दिया जा रहा था, किसी को मार के चौराहे पे कर दिया जा रहा था। ऐसा इसलिए किया जा रहा था कि या तो ये सारे लोग खत्म हो जाएं या फिर ये लोग छोड़ के भाग जाएं, और आगे चल के फ्यूचर में कोई भी पॉलिटिकल सिचुएशन बने उस केस में इनके अगेंस्ट में जो वोट बैंक है वो बचना नहीं चाहिए। तो ये लोगों ने बहुत ज्यादा कत्लेआम किया और जो रिलीजियस प्लेसेस थे, टेंपल वगैरह थे, हिंदू टेंपल वगैरह थे, उनको भी जलाया गया। अगर आप इस पूरी सिचुएशन को ध्यान से देखोगे तो ये जैसे गला काटना, मार के उल्टा लटका देना, आपने आई एम श्योर आपने देखी होंगी वो फुटेज, वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। तो स्टूडेंट, एक जो पढ़ने वाला बच्चा, वो ऐसा नहीं कर सकता। और यही रीजन है कि लोग कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट्स नहीं है, इसमें बहुत कोई गहरी साजिश है। जो सिचुएशन बनी है वो सिंपल एक रिजर्वेशन की मांग थी छोटी सी और इतना कुछ हो गया, ये इतना सिंपल नहीं है। इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं इसमें। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो देखिए बहुत ज्यादा चल रही है। कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि एक्चुअल में एडवांटेज किसको हुआ। वो चाइना को हुआ, वो यूएस को हुआ, वो पाकिस्तान को हुआ, वो कुछ ना कुछ दिन में पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इससे फायदा किसको हुआ और इन्वॉल्व कौन था इसमें। लेकिन एक चीज इसमें कंफर्म बोली गई है, पाकिस्तान के जो इमरान खान थे उन्होंने भी कहा था कि उनको ऑफर दिया गया है एयरबेस बनाने के लिए पाकिस्तान के अंदर, और अगर नहीं बनाने दिया एयरबेस तो उसको हटा देंगे। बाद में देखा तो इमरान खान चले गए। उसी के कुछ टाइम बाद जो शेख हसीना थी उन्होंने भी सेम चीज बोली थी कि एक गोरा आया था मेरे पास, उसने कहा था कि एयरबेस बनाने दो, टापू की डिमांड की थी उन्होंने, और अगर ऐसा नहीं करने दिया तो तुम्हारी सरकार चली जाएगी, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने भी ये चीज बोली थी और इवेंचुअली शेख हसीना को भी बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा। तो अभी इस पर्टिकुलर टाइम की हम बात करें तो बांग्लादेश एक्चुअल में इस दुनिया का रेसलिंग रिंग बन गया है। प्रॉपर एक लड़ाई चल रही है, थोड़े दिन में पता चलेगा कि कौन विनर बन के निकला है। और इसमें सबसे जो हैरानी वाली चीज थी वो ये थी कि सबको लग रहा था कि खालिदा जिया जो है वो बाहर निकलेंगी, उनकी जो पार्टी है वो आके रूल करेगी बांग्लादेश को, जमात इस्लामी के लोग आएंगे। लेकिन एक्चुअल में लास्ट मोमेंट पे मोहम्मद यूनिस का नाम आता है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये जितना सिंपल लग रहा है वो उतना सिंपल है नहीं। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो इंडिया के लिए आके खड़ी हुई है, और सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, इंडिया के जितने भी पड़ोसी हैं उनके साथ कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। बाकी इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स को लेके बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां चल रही हैं। जैसे जैसे अपडेट आएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, ये कंट्री इन्वॉल्व है। तो जैसे ही कुछ अपडेट होगा तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। Thank you for making this. Oh my God. बहुत सारी शॉकिंग चीज़ें पता चली है मुझे। आप लोगों को भी आई एम श्योर धक्का लगा होगा थोड़ा सा कि भाई हमें तो इतनी सारी चीज़ें पता भी नहीं थी। ओ माय गॉड, कांट एक्सप्लेन माय फीलिंग राइट नाउ। लास्ट में इन्होंने जो बोला वो बिल्कुल सही था कि इंडिया के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा खतरे वाली बात है। एंड
देख सकते हो इंडिया के सारे पड़ोसियों के साथ, जितने भी पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, जो भी है, बांग्लादेश, म्यांमार, इधर श्रीलंका, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है भाई, सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। एंड सारे देशों में ऐसी चीज़ें, ऐसी घटनाएं जो है वो हो चुकी हैं ऑलरेडी, जितने भी पड़ोसी देश हैं उन सबके साथ। तो एक तरह से मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इंडिया को घेरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यार इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है इस वक्त। इंडिया जो है एक सुपर पावर बनने के कगार पे आने वाला है। सो बाकी देश जो है, जो अभी के सुपर पावर है, जैसे चाइना एंड अमेरिका, ये सारे यूएस जो है वो जो है मे बी, आई डोंट नो, हो सकता है उनका मोटिव ये हो सकता है कि हम इसको आने नहीं देना चाहते होंगे। हो सकता है ऐसा उनका मोटिव कि इंडिया को हम जो ऐसा था वैसे ही रहे, गरीब देश रहे, वो ऐसे लेवल पे नहीं आना चाहिए। तो इसलिए सुपर पावर्स जो है, मतलब हो सकता है ये भी रीज़न या फिर कुछ दूसरा कारण भी हो सकता है। अब मुझे इतनी आइडिया नहीं है, बट इनका वीडियो देख के बहुत सारी चीज़ें खुली है यार, बहुत सारे परतें खुली हैं। हिंदुओं को लोग क्यों मार रहे थे एंड क्यों ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट से हटके कैसे ये अलग एक रूप ले लेता है। एंड शेख हसीना के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली कि उन्होंने कितनी सारी गलतियां करी अपने करियर के अंदर, कितना सारा उन्होंने बाकी से मतलब कुछ भी बोल दिया यार, मीडिया के सामने रज़ाकार का नाम ले लिया, इस तरह से चीज़ें कर दी एंड इस तरह से डिसीज़न ले लिया एंड अपने अपोजिशन पार्टी वाले को सबको जेल में डालवा दिया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक गलत मैसेज चली गई एंड उस वजह से जो है वो लोग गुस्सा पे गुस्सा होते चले गए। एंड इनके खिलाफ जो है बहुत सारी, मोहम्मद यूनिस को इन्होंने कितना कुछ बोल दिया कि इनको डुबा देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ों की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा लोगों की टारगेट में आ गई, अब इनके पीछे लोग पड़ गए। सो नो डाउट कि इनको मारने की कोशिश की गई एंड ये सारी चीज़ें हुई एंड इनको भागना पड़ा लिटरली। एंड इनके जो PM आवास है वहाँ पे लोग घुसे, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी एंड इतने लोग मारे गए। ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। एंड जितने भी लोग थे, जितने भी बांग्लादेश के इतिहास ही इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहा, इतना ज़्यादा इसमें तख्ता पलट, ये वो आदमी ने इसको मार दिया, उसको कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इतना ज़्यादा है ना भाई कि मतलब कहने लायक नहीं है। इतना ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कोई मूवी की कहानी सुन रही हूँ। लिटरली इतना उतार चढ़ाव, बाप रे, हर एक चीज़ में एक मतलब अलग ही कहानी थी, जो कि बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होगी। एंड थैंक्स टू नीतीश राजपूत। मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर देना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा मास लोगों तक उनको पता चले कि ये सीन क्या चल रहा था यार, कैसे कैसे चीज़ें हुई हैं एंड किनकी गलती थी, कैसे गलती थी भाई। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है। एंड क्यों मुजीबुर रहमान को मारा गया, क्यों शेख हसीना को छोड़ के जाना पड़ा, क्यों हिंदुओं का पे अटैक हुआ, ये सारी चीज़ें जो है इस वीडियो के अंदर खुल गई हैं, जो कि मैंने स्टार्टिंग में मेंशन करा था यार कि आपको एक एक माइन्यूट डिटेल्स वगैरह पता चलेंगी इसमें, जो कि आपने पहले कहीं नहीं सुनी होंगी। सो मेरा ये मोटिव जो है वो पूरा होता है एंड मुझे लगता है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आई होप आपने अगर पूरा वीडियो देखा होगा A to Z तो आपको सब कुछ समझ में भी आया होगा और आपको अच्छी भी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की रिएक्शन वीडियोस लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।